देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूँ सना फैसल। शादी एक ऐसा मुकद्दस बंधन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दो दिलों को नहीं, दो जिंदगियों को एक कर देता है। ये रिश्ता वफा, प्यार और बाहिमी एतमाद का मुतकाजी होता है। एक गाड़ी के दो पहिए जो एक दूसरे के बगैर सफ़र मुकम्मल नहीं कर सकते, मगर हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत के नाम पर जुड़ी ये डोरें किसी औरत की सांसें घटाने लगती हैं। जहां प्यार की जगह शक ले लेता है, खुलूस की जगह गुस्सा और एतमाद की जगह शौहर का बेरहम जुल्म। यूं जिंदगी का वो मुकद्दस सफ़र जो खुशियों के ख्वाब लिए शुरू होता है, एक भयानक हकीकत में बदल जाता है। और फिर वो लम्हे आते हैं जब जिंदगी के वो दो पहिए जो कभी साथ साथ चलते थे, एक दूसरे के बगैर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। हर कहकहा, हर खुशी की घड़ी और हर लम्हा खौफ के साए में जीते हैं। शादी की ये मुकद्दस डोर जिसे वफा और प्यार के नाम पर बांधा गया था, एक बोझ और सदमे की जंजीर में बदल जाती है। और फिर वो हालात सामने आते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज तहकीक में एक ऐसे ही वाक़े से पर्दा हटाएंगे जिसमें एक मासूम लड़की अपने ही शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे माशरे को दहला दिया। नशे के आदी शौहर ने 6 माह की हामला बीवी को बहमाना तशद्दुद के बाद जान से मार दिया और फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 20 साल अनुषा 2.5 साल की रफाकत के बाद माँ बनने की तमन्ना लिए अपने नन्हे फूल के साथ मौत के घाट उतार दी गई। वालिद का कहना है कि उसका दामाद मुजरिमाना रिकॉर्ड का मालिक था और दुबई की जेल में सजा भी काट कर आ चुका है। आए दिन घरेलू झगड़े की बुनियाद पर अनुषा अपने वालिद के घर थी और जालिम शौहर यहाँ भी कहर बनकर टूटा। बकौल वालिद, जब वो घर पहुँचे तो उसकी हालत गैर थी। इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौराने इलाज दम तोड़ गई। उसका गला दबाया गया था जबकि जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात थे। दौरान तफ्तीश अनुषा के वालिद ने उन बातों से भी पर्दा उठाया जिन्हें जानकर सबके होश उड़ गए कि एक लड़की अपना घर बसाने के लिए इतना जुल्म भी बर्दाश्त कर सकती है। आइए तहकीक में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं असल हकाइक कि अनुषा के साथ आखिर हुआ क्या था। नाजरीन, मैं उस बदकिस्मत घर के सामने मौजूद हूँ जहाँ बच्चियों की खुशी की दुआएं मांगी गई थी और जहाँ तैयारियां की जा रही थी कि उसकी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है तो उसे क्या क्या सामान दिया जाए, उसकी खुशियाँ सेलिब्रेट की जाए। लेकिन क्या पता था कि यहाँ से उस बच्ची का जनाजा उठेगा। अनुषा के साथ क्या हुआ था? क्या उसको मुसलसल जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाता रहा था या ये पहली बार हुआ था? ये तमाम चीज़ें क्या हैं, क्या हकाइक हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अनुषा की वालिदा मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बहुत अफसोस और यकीनी तौर पर हमारे लफ्ज़ जो हैं, अल्फाज जो हैं, वो आपके ज़ख्म का मदावा नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात दुनिया तक पहुंचाई जा सके। अनुषा 20 साल की थी, इतनी छोटी बच्ची थी, कब उसकी शादी हुई, क्या हुआ था? 2023 में उसकी शादी हुई थी और वो 26 दिन बाद यहाँ से चला गया था वापस। सही, तो आपको शादी से पहले पता था कि वो जो है वो मुल्क से बाहर जाने वाला है? कहाँ गया था, शहर से बाहर या मुल्क से बाहर? नहीं, मुल्क से बाहर था वो और 26 दिन बाद वो वापस चला गया था। फिर 1 महीने कुछ दिन उसकी बात हुई है, फिर 1 महीने के 15 दिन के अंदर पता चला फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। फिर उसके वालिदैन को फ़ोन किया, वो कह रहे हैं हम भी मालूम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कार एक्सीडेंट हो गया, वो उसमें गिरफ़्तार हो गया, लेकिन वो कार एक्सीडेंट नहीं था, उन्होंने हमें झूठ बोला था। वो ड्रेस वगैरह वहाँ पर बेचता था, करता था, तो वहाँ पर रहा। फिर उसको डिपोर्ट कर दिया 2 साल। आए हुए 6 महीने हुए थे, 7वें महीने में ये सब हो गया। कहाँ रहता था वो, कहाँ चला गया था? दुबई चला गया था। और ये आपको शादी से पहले पता था कि ये इस तरह से ये दुबई जाएगा या वहाँ काम करता है? नहीं रहता था, वहीं से आके शादी हुई थी। सही, पसंद की शादी थी या किसी ने करवाई थी? लोगों ने पसंद किया था, यानी मेरी बच्ची की तरफ से पसंद की शादी नहीं। सही, तो कोई जानने वाले थे आपके? कौन थे? मेरे ससुरालियों में से थे और क्या कहते हैं, मामू ससुर ने उसको गोद लिया हुआ था। तो फिर वो उन लोगों ने बहुत ज़ोर दिया, फिर यहाँ से भी सब रजामंदी हो गई, मेरी वालदा ने किया था सब कुछ। फिर उसके बाद ये चले गए, लेकिन इनके घर वालों ने जुल्म की इंतहा की हुई थी कि हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आ जाता था
तो मैं वहाँ पहुँचती थी। एक दिन तो उनके ससुर ने मुझे धक्का देके भी कहा, जाओ जो कर सकती हो कर लो। सही, तो क्या क्या जुल्म करते थे? सास ने मारा उसको, और यही कि जहनी अजियतें बहुत दी थी। उसका कमरा बंद कर दिया, वहाँ ससुर और देवर सोते थे, उसको बाहर सुलाते थे, वो कमरे में नहीं जा सकती थी अपना, हर तरीके से तंग किया हुआ था। फिर वो कभी यहाँ रहती कभी वहाँ चली जाती, जब उनको ज़रूरत होती वो बुला लेते थे, और ये भी जाती थी कि नहीं मम्मा मुझे अपना घर निभाना। यही करते करते ये नौबत तक आ गए। फिर ये प्रेग्नेंट हुई, मैंने इसको रोक लिया कि अब तुम नहीं जाओगी। ये ज़ोर ज़बरदस्ती चली गई कि मेरे बच्चे को कौन देखेगा मम्मा, मैं उसको सुधार लूँगी, लेकिन वो शख्स सुधरने वाला नहीं था। सही है। अच्छा, वो शादी के कितने टाइम बाद, आपने बताया 25 दिन के बाद वो चला गया था, फिर कितने टाइम के बाद वापस आया वो? पूरे 2 साल के बाद। 2 साल बाद वापस आया। फिर वो यहाँ क्या काम करता था? अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन सुनने में ये आया है कि वो और उसका भाई दोनों ड्रग्स बेच रहे। सही है। तो वो जब आया तो उसके बाद वो आया, माफ़ी तलाफी करके बेगम को लेकर गया, या अनुषा पहले से वहीं पे थी? वो ले गए थे उसके ससुराल वाले उसको। फिर उसके बाद उसका रवैया ठीक था? यहाँ पर मेरे पास 2 दफ़ा आया वो सिर्फ, और आया भी तो बस एक कोने में खामोश बैठा रहा, कोई किसी से बातचीत नहीं, बस सलाम दुआ के बाद कोई बात नहीं की उसने, और चला गया। बेटी ने आपको बताया कि रवैया कैसा है? मुझे तो नहीं, लेकिन अपनी बहन को बोलती रहती थी, वो मुझे नहीं बताती थी। कि मुझे इल्सा से ही पता चलता था कि ऐसा हुआ मम्मा, ऐसा किया अजम भाई ने। और अभी इंतकाल से एक दिन पहले रात में उससे बात हो रही थी, तो कहेंगी मम्मा वो बहुत रो रही थी कि उसने मेरे लाते मारी हैं पेट पे, और मैंने अपने हाथों से उसको घोंस दिया। उसके पूरे जिस्म पे नील के निशान और आँख भी उसकी पूरी आधी काली हो रही थी, और गले पे भी 2 निशान थे उसके। आपने कहा मैंने उसे गुस्ल दिया था, उसके जिस्म पे निशानात ही थे। जब वो उसको लेकर चले गए थे, 2 साल बाद वो वापस आया, तो उस बीच में जब ये प्रेग्नेंट हुई इन्होंने बताया कि ससुराल वालों का रवैया कैसा है या क्या है? एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये आकर यहाँ पर बैठी है। फिर मैंने आखिरी टाइम पे कहा था नहीं जाओगी तुम, तो ये ज़बरदस्ती गई। फिर भाई को इसने एक दिन फ़ोन किया कि भाई 15 पे भी इसने फ़ोन करके पुलिस वालों को बुला लिया था, और अपने भाई को फ़ोन किया, भाई ये मुझे जान से मार देगा, भाई तुम आके मुझे ले जाओ। भाई ले गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं एग्रीमेंट पे लिख के दूंगा, अब इसको कोई शिकायत नहीं होगी, सब उसने लिख के। सही 15 पे जब पुलिस आई तो फिर क्या हुआ? पुलिस ने अरेस्ट किया उसको? नहीं, वो भाग गया था, सिर्फ सुसट थे। और क्या था इसने? मारा पीटा था। कैसे मारता था? वही के पेट पे लात मार दी, मुंह पे जब आई थी इसका होठ सूजा हुआ था पूरा, उसके मुंह पे ऐसा मारा था उसने। यानी इस तरीके से कुछ ना कुछ उसका चलता ही रहता था। अभी एंड टाइम पे भी उसकी पूरी आँख यहाँ से काली हो रही थी। तो ऐसे जालिम शख्स के पास आपने अपनी बच्ची क्यों छोड़ी? आप ले आते वापस उसको ले आई थी मैं, लेकिन उसने कहा मम्मा जब वो इतना कह रहे थे एक चांस उसको और दे। मैंने एग्रीमेंट किसके पास है जिसमें उसने लिखा है कि आपको शिकायत? भाई के पास। तो आपको भी रखना चाहिए था ना उसकी कोई कॉपी या कोई तस्वीर खींचकर। नहीं, एग्रीमेंट उसके भाई के पास ही है। ठीक। अच्छा, वो वही सिर्फ मारता पीटता था या सास ससुर देवर जेठ ये लोग भी जुल्म करते थे? उनकी सरबराही में सब कुछ हो रहा था कि वो हर चीज़ को ढाक रहे थे, और आज भी ढाक रहे हैं। सियासी सरबराही भी उनके साथ है। कौन सी सियासी सरबराही उनके साथ है? कामरान माधुरी है, उसका अपना सगा खालू है वो। और अभी जब वो उनके बाप यहाँ पर आए जमानत के बाद, तो वही छोड़ने आया उनको, और बड़े अकड़ के साथ आया था कि उनको उनके घर पे पहुँचा के वो फिर गया। सही। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हुआ क्या था जो आपको इत्तला मिली अनुषा के हवाले से? ये तमाम मामला क्या हुए थे? रात में मेरी बच्ची जो बड़ी वाली है उससे उसकी बात हुई कि आप ही मैं कल आ जाऊँगी मम्मा के पास, और अब मैं वापस नहीं आऊँगी। मैं सोच समझ के सारे पैसे लेकर के अब निकली। ये बाप के घर आ गई थी, बाप ले आए थे क्योंकि उसने मारा पीटा था। तो कहेंगे आप ही मैं सुबह आ रही हूँ। तो इल्सा ने कहा ठीक है आ जाओ। कहेंगे आप ही अब मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर इसने मेरी कज़न से भी बात की, और बिल्कुल सही कि हमारे बच्चे एक साथ होंगे, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है, अभी शादी हुई है उसकी, तो हमारा ये होगा वो होगा। फिर बाप से भी उसने नाश्ते का पानी के सब फरमाइश की है। अचानक बस ये 1-1.5 घंटे के बीच में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और बराबर में उनका घर। आपको क्या इतना मिली? मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ ही बैठी हुई थी, तो मेरी एक दोस्त है वहाँ पर, उन्होंने मुझे कॉल की कि रायला ऐसे ऐसे बात हुई है, और अनुषा को अस्पताल लेके गए। तो हम लोग यहाँ पर परेशान हो गए कि क्या हुआ मेरी बच्ची को। इतने में उसके बड़े भाई का फ़ोन आया कि वो नहीं है। बस फिर हम लोग गए वहाँ पर, उसको गुस्ल दिया, उसके पूरे जिस्म पे नील के निशान, उसके गले पे 2 निशान। जब अस्पताल लेके गए तो अस्पताल वालों ने क्या बताया? वो उसके बाप और भाई थे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, 20 मिनट हो गए उसको ख़त्म हुए। सही। किसके बाप और भाई? उसके बाप? अनुषा के बाप। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे नाज़रीन को भी आसानी हो समझने में। आपकी और अनुषा की जो वालिद है उनकी सेपरेशन हुई हुई है? जी। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। सही। और वजह क्या थी? वजह बस यही निजी मामले थे कि लड़ाई झगड़े, और
उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। सही है। तो अनुषा आपके साथ रहती थी, अपने अनुषा अब्बू मेरे के साथ रहती थी? लेकिन वो मिलती थी अपने दादी से, बाप से, सबसे मिलती थी। सही है। अभी जैसे कि पता चला था कि जब उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसने शिकायत की थी, तो उसके बाबा चले गए थे उसके पास और उसे अपने घर ले आए थे, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, वो रोजाना शाम को उसके पास चक्कर लगाते थे, तो वो वैसे ही गए थे, तो वहाँ पूरा घर बिखरा हुआ था। पूछा कि क्या हुआ, डैडी मुझे बहुत मारा है। तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। तो वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ था, उनकी सास वास नहीं, तो उसको धक्के देके उनके फूफा ने निकाल दिया था बाहर कि तुम जाओ। फिर ये इनको लेके आ गए थे, अनुषा को। धक्के देके किसको निकाला था? इर्जम को, उसके फूफा ने, क्योंकि वो इसके बाप को मारने आ रहा था। तो फिर उसके फूफा ने उसको धक्के देके भगा दिया और क्या कहते हैं, अनुषा को ये लेकर आ गए थे। सही। अनुषा को उसके बाबा साथ लेकर अपने घर आ गए। फिर ये हुआ कि रात में फिर अनुषा ने बात की, सबसे ही बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं कल आ जाऊंगी, अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, जुर्म की इंतहा हो गई। अपनी बहन से बोल रही थी, उस बहन की भी बहुत तबीयत खराब है अभी। तो यही था। फिर उसके बाद जब उसके बाबा नाश्ता पानी लेकर आए तो ख़त्म हो चुके थे, अस्पताल लेकर गए उन्होंने। सही है। तो वो जिस जगह रह रही थी अपने बाबा के साथ, उस घर में कौन कौन था? कोई भी नहीं, दादी ऊपर रहती हैं, चची उससे ऊपर रहती हैं। और उन्होंने बताया कोई आया था? वो दादी ने पूछा, देखो अनुषा सो गई, तो कहेंगी फ़ोन पे बातें कर रही है, बात करने की आवाज़ आ रही है। तो बिल्कुल आवाज़ जाती आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वो पलंग सड़क की कोने से बीच में आ गया, कैसे फंदा हुआ, क्या हुआ, ये सब झूठ है। क्योंकि फांसी के बाद इंसान का गर्दन लटकती है या कुछ आंखें बाहर होती हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आंखें उसकी बंद थी और उसके जिस्म पे निशान थे। मैंने उसको नहलाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ है? ये रिज्म ही आया, क्योंकि चाबी उसके पास थी, इनकी यहाँ बोरिंग हो रही थी रिज्म लोगों की यहाँ, तो हमारा पोर्शन तो खाली है, उसमें उन्होंने पाइप वगैरह रखे थे, तो चाबी उसी के पास होती थी। और जो बराबर वालों के यहाँ कैमरा लगा था, उसका रुख भी चेंज हुआ था। वो लड़के लेके बैठता था ऊपर अपनी छत पे। तो अनुषा का झगड़ा ये था कि तुम घर में लड़कों को क्यों लाते हो, जो पकाया वो सब उन लड़कों के लिए ले जाता था, इसके लिए भी नहीं छोड़ता था। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे और उसने आखिर में ये सब किया। सही। तो आपको लगता है कि चाबी उसके पास थी और वो चाबी से खोल कर आया, उसने गला दबाया? ये एक इंसान का तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि अनुषा भी मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी कि खामोशी से ऐसा सब कुछ करवा लेती। वो माशाल्लाह शोर शराबा हर काम में, ऐसा नहीं था कि वो खामोशी से ये सब बर्दाश्त कर लेती। वो मुकाबला करने वाली बच्ची। सही। जब उसके वालिद साहब अंदर इंटर हुए, उन्होंने क्या मंजर देखा? क्या फंदे से लटकाया हुआ था या बिस्तर पे थी? बिस्तर पे लेटी हुई थी, एक पाँव उसका नीचे था और एक बेड के ऊपर था और चादर भी उसके ऊपर डली हुई थी। तो गिरने के बाद तो इंसान अपने ऊपर चादर नहीं गिराएगा, ये सोच समझ के ही किया गया है ना। सही। और गले पे निशान थे? गले पे उसके 2 निशान थे, एक ये ऊपर, वो छोटा था और बाकी जो ये पूरा था। सही है। तो किसी ने दबाया है गला? अब ये तो मुझे नहीं पता बेड से किया है, किस चीज़ से किया, लेकिन इस तरीके। सही है। उसके फादर उसको लेकर गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने क्या बताया कि कितनी देर पहले डेथ हुई? 20 मिनट पहले। 20 मिनट पहले। जी। तो कोई सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है उस गली की, उस उधर की आसपास की? वो ये कह रहे हैं कि कैमरे का रुख चेंज हुआ है तो नहीं आया। सही है। और उसके बाद से इर्जम गायब था? उसी वक्त ये गायब हुआ है, लोगों ने भागते हुए भी देखा, लेकिन क्या कहते हैं, अब कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सब डर गए होंगे ना जी। सब? सही। अब उसने बेल बिफोर अरेस्ट भी करवा ली है? जी, वही मैं तो यही कहूँगी कि हमारे असर सुख वाले नहीं, हम सीधे साधे से लोग हैं, हमारा कोई साथ देना। अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई उन लोगों के ऊपर बहुत हैं, सियासी सरबराही चल रही है फुल उनके ऊपर, हमारा कोई भी नहीं है। तो हमारा नहीं, आपके साथ तो अल्लाह की ताकत है ना, जिसका अल्लाह है उसका सब है। उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता ना। यहाँ का इंसाफ तो आर्जी है ना, वहाँ का इंसाफ तो दायमी है। और वही कि उसके वालिद, उसके दोनों भाई सब फरार थे, अब बेल लेकर आ गए। सही। फरार थे तो इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्व थे ना? उसी वक्त सब गायब हो गए। बाप जो है वो सुबह तरफीन के लिए गए हैं, तो वापसी के बाद वो नजर नहीं आए, वो भी गायब हो गए थे। वरना भाई और वो सब पहले ही भाग गए थे। एक भाई को अरेस्ट किया था, लेकिन 2 दिन बाद उसको। सही। आपका इस वाक़े के बाद इर्जम से आमना सामना हुआ है? बिल्कुल नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? यही चाहती हूँ मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि उसको वो अपनी मौत नहीं मरी, उसको ज़बरदस्ती मारा गया। मैं बस मेरी बच्ची का साथ, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसी बच्ची थी, क्या ख्वाहिशें थी, क्या सोचती थी अपने हवाले से, कैसी बातें करती थी? जैसे बहुत जिंदगी बच्ची थी मेरी। आप रोए नहीं, आपके आंसू से तकलीफ देंगे, आप सब्र करें, हौसला करें, आप रोए नहीं। सब बच्चों में सबसे ज़्यादा वो एक्टिव थी। क्या कहती थी? और अब जब प्रेग्नेंट हुई होगी तो अपने बच्चों के हवाले से सोचती होगी, बातें करती होगी, शेयर मम्मा कर। मेरे लिए ऐसा करना, मम्मा मेरे लिए यूँ करना,
ऐसे टोकरी लाना, ये लाना, वो लाना मम्मा मेरे बच्चे का। अभी भी वो भाई ने जब उसकी अलमारी खोली उसमें छोटे छोटे से कपड़े रखे हुए हैं, उसने वो ऐसी नहीं थी। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ चाहिए। और आपके नज़दीक इंसाफ है क्या? जो उसने मेरी बच्ची को सज़ा दी अल्लाह वही कि मेरे इल्तिजा है उसको भी फांसी की सज़ा हो, क्योंकि बिन मौत मारा उसने मेरी बच्ची को। अपने शौहर के हवाले से कुछ बताती थी, जब इतनी मार भी खाती थी, इतना तशद्दुद भी करते हो थे? जाएगा मम्मा, मैं वापस सही कर लूँगी, लेकिन वो सही होने वाला ही नहीं था। उसने आखिरी कोशिश की, उसका भाई नाराज, मैं उससे नाराज की, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं मम्मा, एक मौका देने दे मम्मा, एक मौका देने दे। वो मौका तो नहीं आया, वो वही चली गई। सही है नाज़रीन, ये जो एक मौका होता है ना, ये एक मौका आपकी ज़िंदगी भी ले सकता है। ये सोचने समझने की बात है। एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत झूठ से होती है कि वो 27-28 दिन बाद चला जाता है, फिर वहाँ जाकर वो जो है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में होता है और उसके बाद वो बंद रहता है। उस दौरान जब वो वहाँ होता है, उसके तो घर वालों को चाहिए कि बहू का ख्याल रखते, बजाय इसके कि वो ख्याल रखते, वो कमरा उसका बंद रखते थे। उस कमरे में ससुर और देवर सोते थे, बहू को बाहर सुलाया जाता था। जब गुस्सा आता था तो तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था, मार पीट के घर से भी निकाल दिया जाता था, और जब ज़रूरत पड़ती थी, कोई काम पड़ता था तो उसको वापस भी बुला लिया जाता था। 2 साल बाद शौहर वापस आया, वो अपने शौहर के पास वापस गई और एक नई ज़िंदगी को जन्म देने वाली थी, और 6 महीने की हामला थी वो, लेकिन उसके बावजूद उनको रहम नहीं आया। उसे बारहा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। उसके जो वालिद साहब थे वो रोज़ उसके पास जाते थे। जब शाम में उसके पास गए और उन्होंने देखा कि वो उस वहाँ पे हालात सही नहीं है, तो अपनी बच्ची को अपने साथ ले आए। और जब अपने साथ ले आए तो उस घर के हवाले से ये कह रही हैं कि जो पोर्शन था जहाँ पर वो लड़की थी, उसकी चाबी जो थी वो इज़म के पास थी, यानी उसके शौहर के पास थी, क्योंकि वो कोई बोरिंग हो रही थी, उसके कोई पाइप्स वाइप्स रखे हुए थे। और क्योंकि वालिद साहब चौकीदारी करते थे तो वो रात भर घर नहीं थे। जब सुबह वो नाश्ता लेकर आए तो बेसुध पड़ी हुई थी। जो लड़की थी जिसने शायद अपनी ज़िंदगी के हवाले से ना जाने क्या क्या ख्वाब देखे होंगे, इसकी माँ रो रही है, फरियाद कर रही है, जिसने कई दफ़ा समझाया। उम्मीद करते हम देखते हैं कि माँ बाप ये कहते हैं कि भाई जो है जैसा है गुजारा कर लो, लेकिन इस केस में माँ बाप ने समझाया कि तुम छोड़ दो उसको, वो सुधरने वाला नहीं है, वापस आ जाओ। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मेरा बच्चा है, इस बच्चे को बाप का नाम वही देगा जो इसका बाप है, इसलिए उसने सोचा कि नहीं, मैं एक कोशिश और कर लेती हूँ। नौबत यहाँ तक आई बीच में मारपीट की कि 15 बुलाई गई, ये तमाम मामलात हुए, लेकिन उसके बावजूद उसने सोचा कि शायद मैं अपना घर बचा लूँ। लेकिन वो अपना ना ही घर बचा सकी, ना ही अपना बच्चा बचा सकी, और ना ही अपनी ज़िंदगी बचा सकी। नाज़रीन, मेरे साथ अनुषा की खाला भी मौजूद हैं। खाला और भांजी का बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता होता है। जो बातें माँ को नहीं कह सकते वो अक्सर खाला को कह दी जाती हैं। क्या कहेंगी आप अनुषा के हवाले से? बस वो बच्चे की वजह से बहुत खुश थी। वो बार बार यही कहती थी, मुझे शाइला कहते हैं सारे भांजा भांजी, तो वो कहती थी शाइला जब मेरा बच्चा होगा तो मैं ना उसका बेबी शावर करूँगी, मैं उसके लिए ना इस तरह से लाऊंगी, और तुम जब चीज़ें लेकर आओ ना शाइला ये लाना। वो बहुत खुश थी कि मेरा बच्चा आ रहा है, इर्ज़म आ जाएगा। तो इतनी उसने दुआएं नमाज़ें पढ़ी थी कि वो वापस लौट आए। उसका शौहर वहाँ जेल में था। आने के बाद जब इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है तो एक दफ़ा इसकी फुप्पो, मैं भी साथ थी वहाँ पर, आई, शाजिया नाम है इनकी फुप्पो का। आके उन्होंने बोला कि तुम इस तरह लड़के मियाँ से बैठ नहीं सकती। हम लोग जाने नहीं दे रहे थे उसको। तो कहने लगी कि मैंने कहा तो क्या मतलब जुल्म सहती रहे बच्ची? कहने की औरत तो पैदा ही जुल्म सहने के लिए हुई है। कहने की शौहर की अतात करना और उसके जुल्म सहना, तेरी औरत का और काम ही क्या है? मैंने कहा ये आपकी बात गलत है। मैंने कहा बच्चियाँ हम इसलिए पैदा नहीं करते कि हम जालिमों को देख के छोड़ दें और उनको मरने के लिए, तड़पने के लिए रहने दें। तो कहने लगी नहीं, औरत की औकात क्या है? कहने लगी उस औरत की औकात ही सिर्फ मर्द की पैर की जूती है। तो क्या बेटियां हम इसलिए पैदा करके देते हैं कि आप लोग उसको जूती बना के रखो? सही, उनसे पूछती ना, आपको कितनी बार आपके शौहर ने जूती बनाया है? फिर मसलन हम लोगों ने बात करी इर्ज़म से, तो उसने कहा नहीं, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। हमने कहा हम तुम्हारे भरोसे अपनी बेटी छोड़ना। कह रहा नहीं, मैं सब कुछ करके दूंगा, मैं लिख रास्ते दिलाया कि वही है जिसने तुम्हारे लिए इतने साल इंतजार किया। सब उसे हमने सब बातें बोली। मैंने कहा बेटा उसने इतनी तड़पे उठाई, इतनी जिल्लतें उठाई। मैंने कहा वो रोती थी, मैंने कहा वो रातों को नमाज़ें पढ़ती थी, तहज्जुद में वो तुम्हारे लिए दुआएं करती थी कि तुम लौट आओ ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। मैंने कहा तुमने खुद कहा था कि मैं इसको बचपन से चाहता था, मैं इससे शादी करूँगा। मैं कहा तुम्हारे कहने पे हमने अपनी बेटी दी है। मैंने कहा और आज तुम उसे इज्जत नहीं दोगे, अब शौहर इज्जत नहीं देगा बेटी को तो बीवी को कौन देगा? सही बात। तो कहने का नहीं, अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद ये
चली गई कि नहीं मैं जाऊंगी, अपने बच्चे को बाप का नाम देना ज़रूरी होता है। सही है, तो झगड़ा किन किन बातों पे होता था ये कि नौबत हाथापाई तक पहुंच जाती थी? मसलन वो नशे वशे करके बैठा रहता था, नशे की हालत में ही वो उसे करता था, वो आइस का नशा करता था। तो उसने कोशिश नहीं की छुड़वाने की? बहुत कोशिश की, आखिरी लड़ाई भी उसकी इसी पे हुई कि आप नशे छोड़ दो। तो इसके आप पास अपने ये बच्चे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते थे? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि घर में बैठ के बाप भाई सब करते थे एक साथ बैठ के, इसके भाई भी करते हैं ये नशा। इस पर भी इसकी लड़ाई हुई है कि आप लोग घर में नहीं किया करो। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, आगे दूसरी के भी बच्चे हैं, लेकिन वो लोग नहीं बाज आते थे। फिर तो ये तो इनका जरिया माश क्या था इनका, ये लोग कमाते क्या थे? इनका एक प्लांट है पानी का, बाकी ये बाहर जो कमा के आया था इसका अपना वो पैसा था, तो उसी पे ये लोग सब जो है वो करते थे। फिर बहुत समझाया हमने कि देखो बेटा मिल के रह लो, 4 दिन की ज़िंदगी होती है, खुशी खुशी गुजारनी और अब तो चाहिए। प्रेग्नेंट भी है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, अपने बच्चे का सोचो। तो उसने इसको ये धमकी भी दी थी कि मैं तुझे माँ बनने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी वो हालत करूँगा। क्यों? ये बात मुझे बच्ची ने बताई थी। तो उसने कहा कि भाई क्यों इस तरह से कर रहे हो? कह रहा मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। उसने ये बात तक क्यों बोली नहीं थी। चाहिए? ये वजह वही जाने। फिर कहने लगा मैं तो फ़ख्र है मुझे कि मैं तो 10 दफ़ा माँ बन सकता हूँ, तुझे तो कभी माँ बनने नहीं दूंगा मैं। वो 2-3 दफ़ा ये बात बच्ची ने हम लोगों को मुझे बोली, मसन आपस में। बाजी हमारी बहुत बीमार रहती है, उसकी तबीयत सही नहीं रहती, तो हम बाजी से ज़्यादा बातें वो नहीं करते थे। हम उसे समझाते कि बेटा छोड़ दे इसको, आ जा। बाजी को फिर जब पता चला तो बाजी ने भी उसको बोला बेटा मैं खड़ी हूँ तेरे लिए सारी ज़िंदगी। और आप यकीन करें फूलों की तरह पाला है मेरी बहन ने, अपने हाथों से इतनी बड़ी हो गई थी, निवाले देती थी उसको। और वो इतनी शौक चलती, शायला मेरे लिए भर भर के चूड़ियाँ लाना, मेरे लिए ऐसे कपड़े लाना, शायला यूं करना। आज यकीन करें हर चीज़ को देख के दिल तड़पता है कि हमारी बच्ची नहीं। छोटी बहन उसकी रो रो के भूखी है, जब से खाती नहीं है, कुछ करती नहीं है। बड़ी बहन वो उसकी हालत ख़राब है, वो अपने ससुराल में, उसके ससुराल वाले परेशान है कि हमारी बच्ची को क्या होता जा रहा है, कितना सब्र करें। बस हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी इदारे हैं हमारी मदद करें, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाएं। जब इतनी बार झगड़ा हुआ, लड़ाइयाँ हुई, आपको लगता था कि नौबत यहाँ तक पहुँचेगी कि वो उसकी जान ले लेंगे? नहीं, इतना तो देखिए कोई भी नहीं सोच सकता कि कोई इस हद तक जा सकता है। हमारे लिए तो ये चीज़ खुद एक वो थी कि हमें कुछ समझ नहीं आया हमारी बच्ची के साथ हुआ क्या है। हम लोग परेशान थे, हमें तो यकीन करें वहाँ तक जब तक हमने उसका जनाजा नहीं देखा हमें यकीन नहीं था हमारी अनुषा मर सकती। वो एक बहादुर बच्ची थी, वो इंसाफ मांगने के लिए खड़ी हो सकती थी, वो लड़ सकती थी, लेकिन मजबूर थी सिर्फ इसलिए कि वो मोहब्बत करती थी अपने शौहर से। बस शौहर से मोहब्बत हो गई थी उसको अपने। बस वो कहती थी कि मैं एंड तक साथ निभाऊंगी, शायला देख लेना इंशाल्लाह मैं इनको सुधार दूंगी। लेकिन बस वो नौबत ही नहीं आ पाई कि वो सुधार पाती। जब आपने आखिरी दीदार किया अनुषा का, मैं तो बेहोश हो गई थी। मेरी बच्ची का पूरा मुंह में यहाँ पे कट का निशान था, आग नीली थी, होठ बिल्कुल नीले थे उसके। बाजी ने तो गुसल अपनी बेटी को अपने हाथ से दिया, उसके जिस्म पे जगह जगह नील के निशान थे। कितनी अजियत उस मासूम को दी उनकी। आप ये सोचे ना एक प्रेग्नेंट औरत हिलना में भी अजियत होती है, उसके पेटों पे लाते मारी है उसने। किस अजियतों से हमारी बच्ची को उसने कुर्बान किया है हम जानते हैं। नाज़रीन आज के बाद ये ना अपनी बच्चियों को कहना छोड़ना पड़ेगा कि जिस घर में जा रही हो वहीं से जनाजा निकलेगा, क्योंकि वाकई अगर ऐसे छोड़ देंगे ना तो फिर जनाजे ही निकलेंगे, जनाजे ही उठेंगे। जिस तरह से ये बता रही हैं कि वो किस अजियत में थी और उसको किस तरह से हर दिन अजियत दी जाती थी, और जो उसका जनाजा था वो बता रही हैं किस तरह से चेहरा भी ज़ख्मी था, होंठ भी सूजा हुआ था और जिस्म पे जा बजा नील के निशान थे। एक जिंदा दिल बच्ची को मौत के धाने तक पहुंचा दिया, बल्कि कब्र में उतार दिया। उसके कातिलों को गिरफ्तार भी करना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा भी देनी चाहिए। अनुषा का भाई क्या कहता है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहन भाइयों में अक्सर नोक झोंक लड़ाई होती है, क्योंकि जो बड़ी बहनें होती हैं ना वो बड़ा रोक टोक करती हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इतनी देर क्यों हो गई। आपकी और अनुषा की ऐसी नोक झोंक हुआ करती थी? नहीं होती थी, लेकिन फिर मम्मा समझाती थी हम लोगों को। क्या कहेंगे अनुषा के हवाले से? बस यही कहूँगा मेरी बहन को इंसाफ दिया जाए। मेरे वहाँ पे दोस्त यार हैं, वो मुझे बताते हैं कि वो लोग अभी भी आम तौर पे खुला घूम रहे हैं। जो हरकतें करते थे वो तीनों भाई, मुझे जो लड़कों ने बताया है, वो तीनों भाई एक साथ बैठ के नशे करते थे। उनको देखने वाला कोई नहीं था। मेरी बहन ने एक्शन लिया तो उसका फिर ये हाल करा उन लोगों ने। कितनी तकलीफ़ होती होगी कि आपका अपना जो बंदा है वो भी चला गया जान से, और जिन्होंने ये किया वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो कोई साथ ही नहीं दे रहा, पुलिस वालों ने भी साथ नहीं दिया, भाई लोगों ने बात करी है तो कोई एक्शन नहीं लेते वो लोग। और ये है कि वहाँ पे जिन्होंने बोला है उनके बारे में कि मैंने देखा है, लेकिन अब वो लोग भी पीछे हट गए, वो लोग भी साथ ही दे रहे। क्या लगता है आप उन्हें डराया धमकाया गया? उन लोगों को डराया धमकाया है। अब लोग वो जो लड़के हैं जो उन्होंने बोला था कि हमने देखा है,
अब वो लोग भी इलाके से आगे पीछे हो चुके हैं। सही। अच्छा, जब आप ये सुनते होंगे रोज़ के घर आते होंगे, सुनते होंगे कि आज अनुषा की लड़ाई हो गई, आज इस तरीके से मारा है क्या, तो आप क्या कहते थे अपने घर वालों को कि क्या करो? मेरी डैडी से बात होती थी रोज़ाना ना अनुषा के हवाले से, कि वो बोलते थे बेटा अनुषा को ले जाओ, लेकिन अनुषा बोलती थी कि नहीं डैडी वो सुधर जाएगा, ये हो जाएगा। मैं डैडी से बात करी है, डैडी ने उसको बोला कि उसको आज मारा है, मुझे धमकाया है, एकदम ने मुझे मारने की धमकी दी है, बोल रहा था तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे बाप को मार दूंगा, जिस पे अनुषा की उस पर भी लड़ाई हुई थी। फिर डैडी के पास आ गई थी अनुषा, फिर वो दादी अम्मी क्या रही है, दादी अम्मी के पास वो एग्ज़ाम आया था, माफ़ी तलाफ़ी करके एग्रीमेंट साइन करके ले गया था कि अब नहीं मारूंगा। वहाँ पे MQM का सेक्टर ऑफिस है, वहाँ पे भी डैडी ने पर्चा वगैरह दिया था, पुलिस में भी दिया था, लेकिन फिर पुलिस वालों ने भी एक्शन नहीं लिया। सही है नाज़रीन, ये कोई एक दिन का कत्ल नहीं है, ये आप ये देखें, ये समझ लें, ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है। यूँ मैं कह रही हूँ प्लानिंग, कि एक शख्स जो इतना मारता था, इतना जुल्म सतम करता था, और फिर इतने वादे कस्में इवन के एग्रीमेंट तक करके उसको लेकर गया, लेकिन उसकी नीयत सही नहीं थी और बिलाखिर उसने वही किया जो उसके दिमाग में आया। अब ये उसकी तरबियत थी या वो इसी सोच का था कि औरतों पर हाकमाना रवैया रखे, या फिर नशे ने उसको पागल बना दिया था? ये प्रोग्राम तहकीक में आप आगे चल के जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं अनुषा के घर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर वो काफ़ी दिनों से रह रही थी। ऊपर अपनी दादी के पास रहती थी, ये बोरिंग हो रही थी, अंदर पाइप्स भी पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, और यहाँ से जो है वो उसकी डेड बॉडी मिली थी। आइए मैं वो कमरा भी दिखाती हूँ आपको। ये है वो कमरा, ये आप देखें। वैसे उनके वाले साहब का कहना ये है कि वो जब नाराज़ हो गई थी और उसके बाद वो जब दादी के पास एग्रीमेंट करके वो लेकर गए थे अनुषा को कि मैं अब उसे कुछ नहीं कहूँगा, तो वो ऊपर उनके साथ रहती थी। उस दिन बहुत डिप्रेस थी, परेशान थी, तो वो यहाँ पे थी, इधर नीचे इस कमरे में मौजूद थी। और जब उसके वाले साहब सुबह रात को अपनी ड्यूटी करके जब सुबह वापस आए नाश्ता वगैरह लेकर, यहाँ पर इस बेड पर, इस बिस्तर पर जो है वो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। नाज़रीन, आपको साइड विंडो पे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें हंसती खेलती ज़िंदगी से भरपूर लड़की अपने शौहर के साथ खड़ी है और उसने यही सफ़ेद बाया पहना हुआ है। आप देख सकते हैं ये बाया यहाँ पे टंगा हुआ है, साथ ये इसका बैग भी यहाँ पे मौजूद है जो ये बता रहा है, उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है कि इसी कमरे में वो थी और शायद अपने शौहर से लड़कर इस कमरे में थी। लेकिन अपने घर वालों से जो बात करी थी, जब मेरी उनकी वालिदा से बात हुई, उनकी खाला से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वो यही प्लान कर रही थी कि मेरे लिए ये लेकर आना, मेरे बच्चे के लिए ये सामान लेना, ये चीज़ें करना। और आप मेरा कैमरा दिखाएगा कि अनुषा के शूज़ भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या वजह थी? वो जब आती थी अपनी दादी के पास रुकती थी, लेकिन उस दिन दिल इतना उदास था कि उसने कहा कि मैं वहाँ, इतना शोर हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं यहाँ जहाँ वो कभी नहीं ठहरती थी। इस कमरे की हालत ज़ाहिर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ कोई शख्स रह नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर रुकी। क्या पता था कि उसकी मौत उसे यहाँ बुला रही थी, नाहक मौत, बल्कि कत्ल किया गया उसका। कि वालिद साहब क्या कह रहे हैं उनसे जानते हैं। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने वापस ले ली, लेकिन जिस तरह से ली शायद उस पर हम अफसोस कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। मुझे बताएंगे क्या हुआ था, ये पूरा मामला क्या था? क्योंकि जिस तरह से मेरी उनकी वालिदा से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो अक्सर उनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे। जी सही बोला, उनकी वालिदा ने अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरी बेगम मुझसे नाराज़ हो गई थी बच्ची से कि इसी वजह से कि तुम ये कर रही हो बेटा, मसला हम लोग भी समझाते थे। तो वो फिर उस घर बसाने चक्कर में कोई साथ नहीं, तो उसने कहा डैडी आप मेरा साथ देंगे? मैंने चला हम देंगे। चलो बच्ची का घर था, माँ बनने वाली थी, मैंने चलो मैं खड़ा हूँ, भाई खड़ा है, पर फड्डे हुए, फिर धमकी दी उसने। मैंने पेपर जाके थाने में लगवाया, सेक्टर पे दिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या फड्डा हुआ था जिसके बाद बाकायदा एग्रीमेंट के बाद आपने बच्ची भेजी थी? वो बच्ची बोलती थी कि नशे पत्ते नहीं करो। पहले वो शादी हुई थी, 26 दिन रहा था, शादी के बाद दुबई चले गया था। दुबई में कुछ दिन बाद वो वहाँ चरस के चक्कर में पकड़ा गया था, 2 साल जेल काटता रहा। मेरी बच्ची ने उसका इंतज़ार किया, मतलब जो उसके आती ना दुआएं मन्नतें वजीफ़े किए। 2 साल बाद वो आया, मौलाना बने हुए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, सही चल रहा था माहौल। उसके बाद एक दफ़ा फड्डा हो गया, घर वालों से हमारा चलो हो जाता मियाँ बीवी में। वो वजह क्या थी? वही नशे पत्ता, नशा करता था। उसके बाद हाँ। उसके पैसे कहाँ से आते थे? ये बड़ा वाला घर का किराया आता था। उसी का घर है ये? उसी घर नहीं है, मसला इसको एडॉप्ट किया था
मेरे मामू ने अडॉप्ट किया था उनकी साले से। सही है, तो ये मामू का घर था। हाँ, तो मेरी वालदा ने, अब मामू का है। मामू का इंतकाल हो गया, मानी का इंतकाल हो गया। मेरी वालदा ने बोला जब गोद लिया है तो उसका हक बनता है, उसको दे दिया था। तो उस वजह से ये उनको दे दिया था। उसका किराया भाड़ा आता था, दुबई से जब आया तो उससे खर्चा वो उठाता था। तो नशा नहीं छूट रहा था उसका, तो ये रोका तो जाता उनके माँ था। बाप डालते ना। आप लोगों ने नहीं समझाया उसे? कोशिश की, बहुत समझाया, नहीं मैं नहीं करता, ये नहीं करता। नशे पे पागल बोलता, मैं पागल हूँ। बच्ची का भी यही था कि भाई अभी नशे पत्ते छोड़ो, मैं चटनी रोटी भी खा लूँगी। नहीं, एक दफ़ा मारा पीटा, चले हो जाता है। मैं अभी तो ये मारता कैसा था? बहुत वहशियाना तरीके से मारता था। बच्ची में बताती थी, फिर मैं बोलता था मैं इसको 2 मिनट में कुछ भी करूँगा। फिर मुझे बोलती थी डैडी नहीं, बच्ची की शक्ल देख के चुप होना पड़ता है। उसके बाद अभी हो गया लास्ट टाइम, अभी ये मैं ड्यूटी गया हुआ था तो मैं आया, मैं बिस्कोनी में होता हूँ, मुफ्ता इस्माइल की कंपनी में, कोकोमो वगैरह में। उसके बाद मैंने अभी नाइट पे दोस्त के साथ चौकीदारी मतलब एक सिक्योरिटी उस पर कर रहा था। वहाँ से आता था, सोता था, वहाँ चले जाता था। बच्ची को मैं पता चला कि बच्ची मेरा भाई लेके आ गया, फिर बेटा लेके आ गया। वो बुखार चढ़ा, उसको डॉक्टर के लेके गया। फिर मैं अपनी उसने फ़ोन किया अनुषा ने कि मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर आपका बेटा गया लेकर आया उसको। मैं पहुंचा, भांजो से बोला, भांजो ने मारा, मामा रुके, मेरा खैरियत क्या हुआ? तो कहने वो अनुषा आई हुई है, वो उसका झगड़ा हो गया। तो मैं कौन? कह रहे तामी लेके आया, मेरा बेटे का नाम सैयद तामी हुसैन है। तो उस भांजे के घर में थी, मैं गया तो उसको बहुत सख्त बुखार था। तो उसको मैं डॉक्टर के लेके भागा, लेडी डॉक्टर गया। लेडी डॉक्टर को भी मैं बताया ऐसा ऐसा मसला हुआ। उन्होंने बोला कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आप जिना ले जाना। उसकी भी सुबह 6 बजे तबीयत ख़राब हो गई, मैं जिना लेके गया, वीडियो में पर बनी हुई है। वहाँ उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया, फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल। सही है, क्या तबीयत खराब हुई थी? बुखार फिर तेज़ हो गया था। और किस वजह से तेज हुआ था और उसका झगड़ा क्या हुआ था? वो यही नशे पत्ते पे। सही, तो मारा भी था उसने? ये जो मारा था मतलब उसको। 6 महीने की हामला खातून को। उस टाइम तो ये अभी 4था या 5वां महीना था। अच्छा, ये पुरानी बात बता पुरानी रहे हैं बात है। मसला हुआ, ये आखिरी मसला ये था। फिर उसको लेके मैं अस्पताल लेके गया, वहाँ से लेके नहीं हुआ। जिना वालों ने देखा, फिर मैं प्राइवेट लिया। फिर वो आए, मिन्नतें करी, बातें करी। क्या मिन्नतें बातें की? कि भाई अब मैं ये नहीं करूँगा, मैं एग्रीमेंट बना के देता हूँ लिख के। मैं ड्यूटी से एक दिन आया तो बेटी ने बोला वो एग्रीमेंट बना के ले आया। अब मैंने नहीं एग्रीमेंट बनाया। में क्या क्या लिखा हुआ था? वो मैं बस सब लिखा, बच्चा बड़ा मैं आपको सब दिखाऊंगा सही, लिखा हुआ क्या था उसमें? कि मैं अब नशा नहीं करूँगा, मेरे मरने के बाद अगर मुझे कुछ हो गया खुदा न खास्ता तो मैं ये मकान मेरी बीवी और मेरे बच्चे का होगा। तो हमने बोला हमें मकान का लालच नहीं है भाई, आप ये हरकतें छोड़ दो, ये कि मैं ये नशा नहीं करूँगा। घर वालों ने बोला, अम्मी के पास आके मिन्नतें करी। फुप्पो बोलता था मेरी अम्मी को कि फुप्पो ये पर्चा बनवा के लाया। उसकी अम्मी आई, उसकी एक फुप्पो आई। हमने बोला चलो जाए। ठीक है, आपने भेज दिया। उन्होंने बोला वहाँ नहीं लेके जाएंगे, बड़ा वाले घर में भेजा। इस वाले घर में सामान शिफ्ट करके वो चले गए। अलग कर दिया यानी? 10 दिन मुश्किल से रही है मेरी बच्ची, 10 या 12 दिन सही माहौल चल रहा था। मैं आता था ड्यूटी, मुझे आवाज़ देती थी डैडी चाय पी ले। मेरे जीने का सहारा था वो, मेरे लिए बच्ची थी। मुझे बोलती डैडी आप शादी कर ले, मम्मा नाराज़ है आपसे। मैंने बेटा अब हम लोग की वो नहीं है, अब आप लोगों को देखना है। मैं आज शादी कर लूँगा तो कल आपको टाइम नहीं दे सकता। सही, फिर क्या हुआ था? वो ये वहाँ से यहाँ आ गई तो ही मारा पीटा हुआ था ना। तो वहाँ से उनके घर वालों ने सामान बोला था ले जाओ। वो तो बराबर में शिफ्ट हो चुकी थी ना सामान लेकर। जब झगड़ा हुआ था ना, जब आ गई थी तो उनके ससुराल वालों ने इसके शोर ने बोला कि सामान उठा के ले जाए। मैं सामान उठा के लाके यहाँ रख दिया था मैंने। फिर मेरी बेटी रही कितने दिन रही? 10 दिन कम से कम। सही है, बराबर से यहाँ ऊपर आपकी अम्मी के पास 10-12 दिन रही वो। 3 दिन भाई के रही, 5-6 दिन ऐसे रही। फिर उस दिन जिस दिन यहाँ थी उस दिन क्या हुआ? उस दिन ये था, यहाँ से चले गए, सही माहौल था। मैं आ रहा था, जा रहा था, वो बच्चे मुझे ही बुला रहा था, आप हमारे यहाँ खाना खाएं, वो खाए। मैं बोला नहीं। ज़बरदस्ती मुझे खाना भी खिलाया उसने फर्स्ट टाइम। इर्ज़म ने? मेरी बेटी ने बुला के इज़म भी सही है, यानी कि जब भी उसकी डेथ हुई उससे पहले वो अपने घर में ही थी? हाँ, ये बराबर में थी। सही है। फिर मतलब कुछ दिन माहौल अच्छा रहा, मुँह मारी होती थी मगर मेरी बच्ची नहीं बताती थी। तो मैंने पहले अपने शोर से पूछा, उसने अपने शोर से पूछा कि मैं जा रही हूँ डैडी के साथ, कुछ खाने पीने, दवाई भी। मैंने कसम लेके पूछा मेरी तबीयत दवाई है कि नहीं है। पर्चे पड़े हुए उसके, टेस्ट वगैरह करवा के वही लाया था। ठीक है, फिर दवाइयाँ नहीं थी। उसके बाद उसने मुझे छुपाया, उसके हालात नहीं थे सही। मैंने कसम लेके पूछा, मुझे बेटी ये दाई बातें अंदाज़ा हुआ। मैं चलो सूप के बहाने में लेके गया, मैंने उसको सूप मुँह पिलाया, चाय पिलाई, फिर मैंने बोला दवाई।
फिर अपने दोस्त की दुकान पे लेके गया, उसको दवाई दिला के रास्ते में उसका फ़ोन आया, पता नहीं क्या बात हुई, ला के मैंने उसको छोड़ा। ठीक है, फिर क्या हुआ मुझे बताएं। हफ्ते फिर मैं सुबह आके मैं संडे को मुझे जॉब पे बुलाया था, मैं अपनी जॉब पे गया था, वहाँ कैंसिल हो गई। मैं आया, उससे मोबाइल लिया, मैंने बेटा मैं सोऊंगा, मैं थका हुआ हूँ। इतवार वाले दिन सो के मैं उठाऊँ, मेरी गाड़ी का सिलेंसर टूट गया था, तो मैं बाहर निकला, ये खिड़की पे आ गई कि डैडी कहाँ जा रहे हैं। मैंने मैं गाड़ी सही करवाने जा रहा हूँ। कहने आ जाए चाय पी लें। मैंने अभी नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं गाड़ी वाली सही करवा के मुझे रास्ते में केले नजर आए, केले लेके आया मैं, तो इसका शोर बाहर खड़ा हुआ था, उससे मैंने हाथ मिलाया। घर आया तो घर का माहौल बिगड़ा हुआ था, चार कालीन वगैरह ये। मैंने बोला बेटा कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? कहने कुछ नहीं, ऐसे गुस्सा आ गया था, ये होगा। उसने मुझे कुछ बताया नहीं। बातचीत करते ही चाय पिलाई मुझे। उसके बाद उसकी सास, उसकी लड़के की फुप्पी वो आ गई, और उसके छोटे भाई की बीवी, वो लोग वगैरह आई। फिर वो रोना शुरू हो गई। उनको बताया कि मुझे मारा पीटा, ये किया, ये बात होती रही। तो मैं खामोश बैठा। उनकी माँ ने, वालदा ने भी गुस्सा किया कि तुमने बताना चाहिए था। मैंने भी गुस्सा आया, मैंने मुझे क्यों नहीं बताया कि डैडी मैं माहौल ख़राब करना नहीं चाहती। फिर उनकी एक और फुप्पो आ गई और उसके शौहर, तो उनकी सास ने बोला क्या इसको ले जाओ, आज इसको ले जाओ, माहौल सही नहीं है। उसने यही बताया कि इनको मैं समझा रही हूँ, ऊपर लड़कों को लेके नहीं आओ, नशे पत्ते नहीं करें, 3 दिन से तुम सोए नहीं हो, तुम मुझे मार रहे हो, पीट रहे हो, अजियत दे रहे हो। तो उनके घर वालों ने बोला आप लेके चले जाओ। उनकी फुप्पो ने एक बैग में 3 जोड़े डाले और मुझे बोला इसको आप ले जाओ। ठीक है, मैं लेके गया तो कह रही डैडी मुझे पहले बाहर घुमाए। उसकी सास ने 2 निवाले भी ज़बरदस्ती कराए, जो बात है हक बात, क्या आप इसको सही ले है। जाओ। ठीक है, फिर बाहर घुमाया आपने? बाहर घुमाया मैंने। आखिरी टाइम हम लोगों ने चाय पी, उसको गोली खिलाई, सर में ज़्यादा। मैंने ऊपर लेके गया, कहीं डैडी यहाँ बच्चे शोर करेंगे। कभी वो यहाँ नहीं रही, क्यों? घर का ऐसा कंडीशन नहीं थी, घर में ऐसी कंडीशन नहीं थी। तो वहाँ और कौन से बच्चे हैं ऊपर? भाई के बच्चे वगैरह होते हैं ना, शोर, उस टेंशन में थी। तो उसने बोला मैं यहीं लेट जाऊँगी, आप मुझे मोबाइल दे जाएँ, मैं आप ही से बातें करूँगी या मोबाइल चलाती रहूँगी। बातें करती रही। मैं 2:30 बजे आया, उसके लिए पानी की बोतल, मैंने बोला पानी नहीं है नीचे, पानी की बोतल ला के दी। मेरा भांजा आया, वो रोने लगी, तो हमने बोला हम साथ हैं। हंस पे बातचीत करी उसने, छोड़ के गया मैं उसको। फिर मैं 3:30 बजे मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बेटा भूख लग रही है, कुछ लेके आऊँ? तो कह रही डैडी नहीं, आप सुबह ड्यूटी जाए ना, साथ नाश्ता करेंगे। सुबह जब मैं वापस आया, मैंने ताला खोला तो मेरी बेटी यहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ पर बेड पे पड़ी हुई थी। सर उधर था, एक पाँव इधर था, एक टांग नीचे थी। मैं समझा ये बेहोश हो गई। मैं देख के एकदम हो गया, मैंने शायद बेहोश हो गई। मैंने अन्नू मेरा बेटा, मेरी तो जान। आपके पास भी इधर की चाबी थी? एक चाबी मेरे पास है, एक अम्मी के पास है, एक इनको दी हुई थी सामान की वजह से, मेरी बेटी ने ली हुई थी। यानी कि एक चाबी इर्ज़म के पास? हाँ, उनके बेटी को दे दी थी, घर पे थी। सही है। हमारे तो जिम्मे फिर पे- आपने हिलाया उसको? फिर मैंने हिलाया, मैंने उसको प्यार किया, मैंने बेटा उठ, पंप किया। मैंने बोला शायद सांस रुक गई, क्या हो गया, भूख के मारे बेहोश हो गई। जब आंखें नहीं खोली, मैंने शोर किया, मैंने अम्मी अम्मी करके आवाज़ दी। सामने से आ गए मोहल्ले वाले, गली में सब जमा हो गए। मेरी बच्ची जा चुकी थी। आप हॉस्पिटल लेके गए? बस मैं मतलब मुझे नहीं आता, चीखे मार रहा था, गली में मोहल्ले वाले जमा हो गए। उसके सास ससुर भी आ गए। मैंने गुस्से बोला आप लोग चले जाओ। एक मोहल्ले हाई रूफ में मैं, मेरे भाई ने डाल के फौजी फाउंडेशन लेके गए। उन्होंने बोला इसको मरे हुए 20 मिनट हो क्या गए। वजह बताई? यहाँ निशान पड़े थे गले पे, किस चीज़ के निशान थे? हाथों के निशान? हाथ के निशान थे। या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे गला घोटा जा सकता मैं है? उसको कहानी दी गई, जब मैंने नजर मारी तो एक ऐसी ये चादर 2 पीस में थी, एक यहाँ टंगी थी। किसी ने सोचा होगा गला घोट के यहाँ लटका दूं, मतलब रंग देना चाहते कि खुदकुशी का, मगर नहीं दे सके। अकेला उसको नहीं क्योंकि मारा। नहीं उठा सकता था। अकेला उसको नहीं था, उसके साथ कोई और लोग शामिल थे, मैं नहीं जानता। सही। अच्छा, इसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है? मसला उस वक्त मैं अकेला था, मेरा बच्चा तो कुछ आपने करवाया, लेकिन एमएलओ करवाया आपने? अस्पताल गए, बच्चे को समझ नहीं आया, हाँ, देख के बस आप मुझे ये बताएं, मेडिकल नहीं करवाया? नहीं करवाया। किसी ने भी आपको नहीं बोला कि करवाओ? नहीं। पुलिस ने भी नहीं आपको नहीं बोला। फिर उन्होंने एफआईआर कैसे दर्ज की? नहीं बोला। मैं ये बोल सकता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे बड़े मार दे, नहीं नहीं, क्यों मारेंगे आपको? धमकियाँ मिलती है। लेकिन आप समझते मेडिकल अगर आप करवा लेते तो आपके पास एक वो तो होता ना कि अभी वो बोले कि कवर कुशाई करवा के, हम तो वकील बोला हम करवाएंगे, सब कुछ होगा।
नन्ही जान 2 जाने गई है मेरी बच्ची। सही है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि जब आपने गली में शोर वगैरह डाला तो इर्ज़म नहीं था यहाँ पर? नहीं था। उसको इत्तला दी? उसके वालिद आ गए थे, उसकी सास आ गई थी, उनको गुस्से में मैंने भगा दिया था। सही है। आपको कैसे शक गया कि ये इर्ज़म नहीं किया है? उसने धमकियाँ दी थी। क्या धमकियाँ दी थी? कि तू जाएगी तो मार दूंगा। मुझे मारने के लिए आ रहा था उस दिन जब मैं लेके जाने का। अच्छा, ये बैग जो लटका हुआ है मेरी बेटी का था। उसका आपकी बेटी सामान, का? हाँ, इसको इसमें दवाई दिला के दवाई पड़ी हुई है इसकी। एक दिन पहले जो बाप अपनी बेटी को बिठाकर उसे दवाइयाँ दिला के ला रहा है, नाज़रीन मैं वो दवाइयाँ आपको दिखा रही हूँ कि शायद यहाँ पर इंसाफ का हुसूल बहुत मुश्किल है। आम आदमी के लिए तो नामुमकिन है। कोई तो एक ऐसा केस होना चाहिए, कोई ऐसा वाक़या होना चाहिए जिसमें इंसाफ मिले और ऐसा मिसाली हो कि लोगों की रूह तक कपकपा जाए। ये मेडिसिन देखें आप, ये दवाइयाँ देखें, ये बाप दिला के लाया बेटी को। ये खाई भी नहीं मेरी बच्ची, एक गोली एक खाई, बस एक खाई उसने, उसके बाद ये भी नहीं खाई। ये दवाई ये देखें, ये मेडिसिन मैंने बोला बच्ची वो दिला के लाए। मेरे से कसम देके पूछा तूने दवाई ली? कहीं डली नहीं ली। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे अपनी बेटी का कातिल को सजा चाहिए। सजा चाहिए? सजा चाहिए। अच्छा, बड़े वो अरबों रुपया देते, मुझे पैसे में थूकता हूँ। हाँ। मेरी बेटी को अजियत से मारा है, कुछ अकेले नहीं लोग का मारा। सांस ले लेते हैं ना। नहीं, मुझे सब्र नहीं आएगा जब तक मेरी बेटी का कातिल अंजाम सही। नहीं। आज कोर्ट में क्या हुआ? उसको जमानत मिल गई। कौन सी मिलती है वो जमानत? बेल बिफोर अरेस्ट। हाँ, वो मिल गई। कैसे मिल गई? पैसा था ना थाने वाले। आपने देखा उसको? दिल चाहा गिरबान से पकड़ के पूछूं कि तुमने क्या किया है? ये आज मैं गया थाने, आज हम लोग गए, मैं, मेरा बेटा, मेरा भांजा, वो अपने वालिद साहब अपने कज़न के साथ, उसके रिश्तेदार थे, वो उसकी खाला। सही। वो कोई शर्मिंदगी नहीं थी उसके चेहरे पे? ऐसे चल रहा जैसे कोई खलनायक टाइप के लोग। सही है। जब ये झगड़े होते थे, मारता पीटता था, आपने बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं। मेरे पास है सारे प्रूफ, मैंने थाने में दिए हैं। 20 तारीख की डेट थी। आपको नहीं लगता कि जब इतना खतरनाक आदमी था जो किसी तरह सुधर ही नहीं रहा था, तो आपको अपनी बेटी उसके पास देनी नहीं चाहिए थी? आखिरी टाइम मेरी अम्मी से बात हुई। कहीं ना कहीं लगता है आप लोगों का भी कसूर है, बच्ची नहीं देनी चाहिए थी नहीं, उसको। वो उससे मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। वीडियो में दिखाऊंगा, बताती थी उसके लिए। उसने तो मोहब्बत की, मगर उस शख्स ने उसको मोहब्बत की कदर नहीं करी। नाज़रीन, उसने एक कत्ल नहीं किया, 2 कत्ल किए हैं। एक उसने अपने बच्चे का कत्ल किया है, एक उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है, और अगर मैं कहूँ कि उसने तीसरा कत्ल मोहब्बत और वफा का भी किया है। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा कोने पे कैमरा था, मगर वो कैमरे का रुख टेढ़ा हुआ सही पता चल रहा है। रुख टेढ़ा जो हुआ है, उससे पहले किसने आके उसको टेढ़ा किया है? थोड़ा बहुत तो दिखता है, थोड़ा बहुत तो दिखता है ना। रुख टेढ़ा होने से पहले की थोड़ी फुटेज आती है। उनके घर जो मामू है वो उम्रा करने गए हैं, वो आएंगे तो पता चलेगा। वो बोले उसमें आई नहीं ना, उसकी जो शिफ्ट ली उसमें कुछ नहीं आया। सही। उसमें ये तो आया होगा ना कि टेढ़ा हुआ है, तो टेढ़ा किसने किया है? ये नहीं, अल्लाह जाने। और कितने दिन पहले टेढ़ा हुआ है, या इस वाक़े से कितनी देर पहले? किसी के ज़हन गुमान में नहीं था। और कोई कैमरे गली के बाहर इधर और कोई कैमरा नहीं था। अच्छा, आपने जब शोर शराबा किया, लोग मैंने उसको उठाया। सही। तो किसी ने बताया कि यहाँ पे इर्ज़म को किसी ने आते देखा, या किसी को आते हुए देखा, या कोई आया, या क्या? देखिए, लोग डरते, किसी ने देखा भी होगा तो नहीं बताएगा। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बच्ची शेरनी थी, अकेले काबू थी। उसको चाबी थी, उसको अकेले उसकी हिम्मत नहीं थी मारने की। उसके साथ मिलकर किसी ने और वो कोई और कौन हो सकता है? उसके दोस्त यार होंगे, नशे पत्ते वाले होंगे। सही है। उनको भी आपने FIR में नॉमिनेट किया है? जो नाम बेटे ने उनको नाम लिया, मगर कंफर्म नहीं कर सकता था ना किसी के बेटे को, किसी को नाजायज किसी का। आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? मुझे तो अभी तक तो नहीं मिला। उसको तो वो मिल गई, बेल मिल गई। बेल मिल गई, कातिल को बेल मिल गई, जो कत्ल करने वाले को जो घूम रहा है। सही है नाज़रीन, यही तो वजह है लोग क्यों नहीं इंसाफ के लिए जो है वो थाने कचहरियों के चक्कर लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि एक तो नुकसान भी हमारा हो, फिर तकलीफ़ भी हम सहें, दर्द भी हम सहें, और ठोकरें भी हम खाएं, और फिर हम चक्कर लगाते रहें, और जो गुनाह करे, जो जुर्म करे, वो खुलेआम घूमता रहे। ये कैसा इंसाफ है? ये वाक़या सिर्फ अनुषा की मौत नहीं, बल्कि हर औरत की ज़िंदगी के लिए एक वार्निंग है। हर वो लड़की जो अपने हुकूक और इज्जत के लिए खड़ी होती है, इन खतरात का सामना कर रही है, जो बाज़ औक़ात घर के अंदर ही छुपे होते हैं, और जिन पर भरोसा किया जाता है वही एक अज़दहा बनकर पूरी ज़िंदगी निकल जाते हैं। एक मासूम वजूद की खुशियों और ख्वाबों को खाको खून में दफन कर देते हैं। मुल्ज़िम ने एक नहीं बल्कि 2 कत्ल किए, और उस मासूम फूल को भी खिलने से पहले खुद अपने ही हाथों मौत की नींद सुला दिया, जो उसका अपना खून था। सिन्फ़े नाजुक पर यह जुल्म बरसों से जारी है। कभी घरेलू तशद्दुद तो कभी समाजी दबाव इनको आगे बढ़ने से रोकता है।
और वो खामोशी से अपनी आहें और सिसकियां छुपाए हर जुल्म बर्दाश्त करती हैं और अक्सर अपनी जान भी गंवा देती हैं। याद रखें, ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि हर लड़की के लिए एक मिसाल है कि वो अपना ख्याल खुद रखें और अपनी हिफाजत करें और कभी भी ऐसे जुल्म को ना छुपाएं जो उन पर किया जाता है। हर औरत को हक है कि वो अपना घर और माशरे में तहफ़्फ़ुज़ हासिल करे, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।